औपचारिक संप्रेषण की हानि। पहला, दृढ़ता। औपचारिक संप्रेषण अपने नियमों विनियमों के कारण काफ़ी कठोर होते हैं, जिस कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि परिस्थितियों के अनुरूप इसे ढाला नहीं जा सकता है। दूसरा है समय व धन की बर्बादी। औपचारिक संचार में स्तर अधिक होता है, जिस कारण वह प्रक्रिया काफ़ी धीमी मानी जाती है। फिर एक सीमा से अधिक स्तर होने के कारण इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही इससे समय का भी काफ़ी नुकसान होता है। तीसरा है सत्तावाद। इसमें उच्च स्तर के अधिकारी की निचले स्तर के कर्मचारियों पर हावी होने की संभावना अधिक रहती है। शीर्ष शीर्ष पदाधिकारी में सत्तावाद का भावना आना आम बात है। यही कारण है कि मध्य स्तर पर रहने वाले कर्मचारी द्वारा अधिकारियों की अनुकूल सूचना में रूपांतरण कर दिया जाता है। चौथा है निर्णय में विलंब। औपचारिक संप्रेषण में कई स्तर होने के कारण निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। पांचवा है सौहार्द की कमी। औपचारिकता पर अधिक बल दिए जाने के कारण मानवीय संबंधों में एक निराशा देखी जा सकती है, अर्थात एक ही संगठन में मानवीय सौहार्द की कमी देखी जा सकती है। छठवां है पहल का अभाव। संगठन में औपचारिक संप्रेषण को सर्वोत्तम संप्रेषण माना जाता है, जिस कारण वह न तो नए विकल्प को तराशते हैं, न ही रचनात्मक विचारों का अपनाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। हमने औपचारिक संप्रेषण पढ़ लिया, अभी हमने औपचारिक संप्रेषण की हानि पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संप्रेषण। प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ साथ अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली भी विद्यमान होती है। यह संप्रेषण विभागों के सदस्य के बीच संबंधों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। इसे दाखलता या अंगुलता ग्रेपवाइन संप्रेषण भी कहा जाता है। इस संप्रेषण को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनौपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क। इस संप्रेषण के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है एकल श्रृंखला नेटवर्क, सिंगल चेन नेटवर्क। इस प्रकार की श्रृंखला के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मध्यवर्ती व्यक्ति के द्वारा संप्रेषण करता है। दूसरा है गॉसिप या अंगुलता नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इस नेटवर्क में संप्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह गॉसिप के माध्यम से एक साथ अनेक लोगों से बात कर सकता है। तीसरा है प्रायिकता संभाव्यता नेटवर्क। यह नेटवर्क प्रायिकता के सिद्धांत से प्रभावित है। इसके अंतर्गत किसी संदेश को आकस्मिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि संदेश कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होता है और कुछ को नहीं होता। चौथा है झुंड या गुच्छ नेटवर्क। इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का चयन इस करके अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इस प्रकार सूचना सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। यह संप्रेषण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रणाली है। इस तरह के संप्रेषण के उदाहरण पशु पक्षी कीट आदि में देखने को मिलते हैं। संबंधों के आधार पर संप्रेषण, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। संबंधों के आधार पर संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो स्वयं के आत्मचिंतन एवं विचार पर आधारित होती है। कुछ भी करने और कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। इसमें संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य आत्मविश्लेषण, दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन, समस्या का निराकरण आदि करता है। जैसे कभी कभी हम अपने आत्मसम्मान में वृद्धि तथा विश्वास को बढ़ाने के लिए स्वयं से संप्रेषण करते हैं, इसी प्रकार बेरोजगार व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वयं से संप्रेषण करता है। विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक लाने के लिए स्वयं से संप्रेषण करता है। इस संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति में विश्वास, नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति का जन्म एवं विकास होता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस प्रकार का संप्रेषण प्रायः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा सूचनाओं के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आदान प्रदान के लिए होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य अंतःक्रिया होना अनिवार्य है। इसमें संचार को शीघ्र ही फीडबैक मिलने लगता है। साक्षात्कार, कार्यालयीय वार्तालाप, समाचार संकलन
आदि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी चैटिंग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है। पहला है केंद्रित संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में सूचना का भटकाव नहीं होता है। जिनके बीच संप्रेषण होता है वे ध्यानपूर्वक आपस में संप्रेषण करते हैं। इसमें दोनों का केंद्रीय सूचना की तरफ रहता है, केंद्रीकरण सूचना की तरफ रहता है। दूसरा है विकेंद्रित संप्रेषण। इस प्रकार का संप्रेषण एक से अनेक व्यक्तियों के मध्य होता है। इसमें संभव है कि कुछ लोग सूचना के प्रति विशेष रूप से सक्रिय हों और कुछ लोग सूचना को अनसुना करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर दी जाने वाली सूचना एक यात्री के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन एक वेंडर के लिए ट्रेन के विषय में सूचना कम महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है जन संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में जनसंचार सर्वाधिक प्रभावी एवं व्यापक प्रक्रिया मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति या संगठन में स्वयं के विचारों को अधिक व्यक्तियों तक एक ही समय पहुंचाने के लिए जनसंचार उपयुक्त उपाय है। इस प्रकार का संप्रेषण समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य एवं वीडियो के माध्यम से किया जाता है। जनसंचार के व्याख्यात्मक पहलू, जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क सम्मिलित होते हैं, से जनता की राय बनती है और ये जनमानस को प्रभावित भी करती है, इसलिए समाज से इसका संबंध घनिष्ठ होता है। चौथा है समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन। जब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्य शिविर आदि का आयोजन होता है तथा उस दौरान जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे समूह संप्रेषण कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य रूप से होती है। यह संप्रेषण शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि धीमा और व्यवधानपूर्वक है। इस संप्रेषण के उदाहरण हैं सामूहिक वाद विवाद, सिनेमा फोरम, नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सोशल मीडिया। संप्रेषण के अन्य रूप, अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उपरोक्त संप्रेषण प्रकारों के अतिरिक्त भी संप्रेषण के कुछ रूप निम्नवत हैं। पहला है तुल्यकालिक मीडिया। संप्रेषण का ऐसा प्रकार जिसमें सूचना का संप्रेषण और ग्रहण एक ही समय में होता रहता है तुल्यकालिक मीडिया कहलाता है। जैसे किसी घटना का लाइव टेलीकास्ट या क्रिकेट मैच। दूसरा है अतुल्यकालिक मीडिया। संप्रेषण का ऐसा प्रकार जिसमें सूचना की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है लेकिन उसका संप्रेषण बाद में होता है, अतुल्यकालिक मीडिया कहलाता है। जैसे सिनेमा या स्टूडियो की रिकॉर्डिंग। तीसरा है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में रिकॉर्डेड डाटा को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है और फिर उसे सूचना हेतु देखने, सुनने आदि कार्य किया जाता है। जैसे किसी कोचिंग सेंटर के वॉइस रिकॉर्डिंग मटेरियल को एक जगह एकत्रित करना और फिर बाद में उसे सुनना और पढ़ना आदि टाइम शिफ्टिंग कहलाता है। चौथा है निगरानी। निगरानी के अंतर्गत अनेक घटनाओं की प्रत्यक्ष सूचना एकत्रित की जाती है। इसके बाद उसे सही तरीके से जनता के बीच संप्रेषित करने का कार्य किया जाता है। पांचवा है अभिसरण। इसके अंतर्गत एक जगह हम कंप्यूटिंग सुविधाएं एकत्रित करके संप्रेषण को आसान बनाने का कार्य किया जाता है। इसका उपयोग संप्रेषण के प्रत्येक साधनों में देखने को मिलता है। संप्रेषण के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है संप्रेषण का रेखीय मॉडल, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का रेखीय मॉडल एक तरफा प्रक्रिया है जहां प्रेषक केवल संदेश संप्रेषित करता रहे तथा प्राप्तकर्ता केवल संदेश ग्रहण करता है। इसमें प्राप्तकर्ता कोई फीडबैक अथवा प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसमें संदेश को ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। इस मॉडल में प्रेषक की भूमिका प्रमुख होती है। रेखीय मॉडल की स्थापना अरस्तू, शेनन व वेबर द्वारा की गई थी, जिसके बाद में डेविड पेरला ने अपने मॉडल SMCR के रूप में अपना लिया। यह SMCR से तात्पर्य सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर से है। रेखीय मॉडल को संप्रेषण के ट्रांसमिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल का प्रयोग जनसंचार या टीवी, रेडियो इत्यादि में होता है।
जिससे से हम रेखा चित्र समझ सकते हैं कि प्रेषक से संदेश प्राप्तकर्ता की ओर जा रहा है और बीच में एक माध्यम है। दोनों के मध्य में, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में एक माध्यम है। दूसरा है संप्रेषण का ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के इस मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का आदान प्रदान होता है, जहां दोनों में प्रत्येक संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका में होता है। संप्रेषण के इस मॉडल में प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों क्रियाएं एक ही समय पर होती हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल संप्रेषण मॉडल का सामान्य और प्रमुख मॉडल है, क्योंकि प्रतिदिन बातचीत और अंतःक्रिया भी ट्रांजैक्शनल संप्रेषण मॉडल के रूप में होती है। यह समान वातावरण और व्यक्तिगत अपेक्षाओं के साथ संप्रेषण के लिए अधिक प्रभावी होता है। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता संदेश को भेजता है, रेखा चित्र को समझ रहे हम। फिर प्राप्तकर्ता एवं प्रेषक इसको प्राप्त करता है, मतलब भेजने वाला भेजेगा, फिर प्राप्तकर्ता भेजने वाला फिर से भेजेगा। इन दोनों के मध्य माध्यम होता है। संप्रेषण या रेखीय मॉडल में क्या था, एक साइड प्रेषक था, दूसरे साइड प्राप्तकर्ता था। इधर दोनों साइड वाले ही प्रेषक भी हैं और प्राप्तकर्ता भी हैं। तीसरा है संप्रेषण का इंटरैक्शनल मॉडल। संप्रेषण का इंटरैक्शनल मॉडल प्रेषण को एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है, जिसमें प्रतिभागी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के रूप में वैकल्पिक भूमिका में होते हैं और संदेश भेजकर भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भों में प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसका अर्थ निकालते हैं। संप्रेषण की रेखीय एक तरफा प्रक्रिया के रूप में दर्शाने के बजाय इंटरैक्शनल मॉडल में फीडबैक शामिल होता है, जो संप्रेषण को एक अधिक संवादात्मक दो तरफा प्रक्रिया बनाता है। विल्बर क्रेम ने इंटरैक्शनल मॉडल का समर्थन किया है। इस मॉडल में दो प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के रूप में संप्रेषण की क्रिया को जारी रखने के लिए वैकल्पिक की भूमिका में होते हैं। हालांकि यह एक बोधगम्य और जानबूझकर चलने वाली प्रक्रिया की तरह लगता है, हम प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका के बीच बहुत शीघ्र और प्रायः बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। चौथा है अरस्तू एवं लासवेल का मॉडल। अरस्तू एवं लासवेल के संप्रेषण प्रारूप में यह भिन्नता है कि इसमें अरस्तू के प्रारूप के अवसर का उल्लेख है, किंतु संप्रेषण माध्यमों का नहीं। अतः यह संभव है कि प्राचीन समय में मनुष्यों के बीच संभवतः मौखिक संप्रेषण होता होगा। लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने संप्रेषण के मुख्य रूप में निम्न 5 चरणों को समाहित किया था: वक्ता, संदेश, श्रोता, अवसर और प्रभाव। आधुनिक संचार विशेषज्ञ हेराल्ड डी लासवेल ने भी संप्रेषण के प्रारूप में मुख्य रूप से 5 चरण समाहित किए, जिन्हें 5 क नाम से जाना जाता है। लासवेल का संप्रेषण प्रारूप प्रतीक 5 क है। कौन, जिसका अभिव्यक्ति से संबंध है प्रेषक। क्या कहा, इसका अभिव्यक्ति संबंध है संदेश। किस माध्यम से, इसका अभिव्यक्ति संबंध है संचार माध्यम। किसके लिए, अभिव्यक्ति का संबंध है श्रोता। और क्या प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो 5 प्रतीक क हैं: कौन, क्या कहा, किस माध्यम से, किसके लिए और क्या प्रभाव। पांचवा है फ्रैंक ई एक्स का मॉडल। फ्रैंक ई एक्स ने संप्रेषण प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया है। संचार भूतकाल से प्रवाहित होता है, वह इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है। अतः यह प्रारूप घटना एवं व्यक्ति पर आधारित है, जिसके अनुसार संप्रेषण का कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं होता। अतः इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण का दायरा अनिश्चित होता है, इसलिए फ्रैंक ई एक्स ने इस संप्रेषण का नित्य प्रारूप कहा है। छठवां है शैनन और वीवर का संप्रेषण मॉडल। संप्रेषण के गणितीय मॉडल का प्रतिपादन वर्ष 1949 में अमेरिका के क्लाउड ई शैनन और वारेन वीवर ने संयुक्त रूप से किया, जो मूलतः टेलीफोन द्वारा संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। शैनन मूलतः गणित व इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे,
जिसकी रुचि संचार संशोधन के क्षेत्र में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में अग्नि नियंत्रक तथा क्रिप्टोग्राफर के पद की जिम्मेदारी को संभालने वाले क्लाउड ई सेनन ने पहली बार वर्ष 1948 में टेलीफोन संचार प्रक्रिया को प्रारूप के रूप में दुनिया को समझाया तथा 1949 में अमेरिका के ही वैज्ञानिक शोध एवं विकास विभाग में कार्यरत अपने साथी वारेन वीवर के साथ मिलकर संचार के गणितीय सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में सेनन और वीवर ने पूर्व के संचार मॉडल को संशोधित करके प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सेनन और वीवर द्वारा प्रतिपादित संचार के गणितीय मॉडल में मुख्यतः 6 तत्वों सूचना स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, शोर, प्राप्तकर्ता व गंतव्य स्थल का उल्लेख किया गया है। इसमें निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें सूचना स्रोत से संदेश निकल रहा है, सूचना प्रेषक तक पहुंच रहा है, फिर संकेत के माध्यम से जो कि सिग्नल है उसके माध्यम से वो संचार मार्ग तक पहुंच रहा है। इस बीच में तारों में घड़घड़ाहट से शोर उत्पन्न होता है और फिर ग्राह्य संकेत प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, जिसे गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता ही है। 7वां है लिगन्स का मॉडल। लिगन्स ने मॉडल के अनुसार संचार किसी संदेश को जब श्रोता के पास पहुंचाता है तो वह एक उचित माध्यम के द्वारा प्रतिपादित करके भेजा जाता है। लिगन्स ने संप्रेषण प्रणाली में श्रोता की प्रतिक्रिया को भी सम्मिलित किया है। श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने से संचारक अपने द्वारा प्रेषित संदेश का मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुरूप चेष्टाएं करते हैं। संचार प्रणाली में इसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। लिगन्स द्वारा प्रस्तुत मॉडल इस प्रकार है। पहला, संचार जो किसी माध्यम से संकेतीकरण द्वारा संदेश संचारक द्वारा श्रोता प्रक्रिया में पहुंचता है, जिसे फिर श्रोतागण सुनते हैं। 8वां है केनेथ ब्रुक मॉडल। ब्रुक के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है। संचारक एक वितरक के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यम के द्वारा करता है। विस्तारण का उद्देश्य ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना तथा उसे प्रभावित करना होता है। कार्य में क्या होता है? सबसे पहला इसका रेखा चित्र है कार्य या पृष्ठभूमि, जिसे संचारक तक पहुंचाना होता है, जिसे संप्रेषण माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका एक उद्देश्य होता है। 9वां है बल्लो मॉडल। बल्लो मॉडल तथा वेस्ले मैकिन मॉडल में तृतीय चरण पर अंतर देखा जा सकता है। इन्होंने संकेतकर्ता और माध्यम के बीच संदेश को स्थान दिया है। स्रोत से प्राप्त करके संकेतकर्ता संदेश को उचित माध्यम के द्वारा संकेतवाचक को पहुंचाते हैं, जहां से संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। अब हम समझेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। एक उत्तम संप्रेषण प्रक्रिया कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम द्वारा संपन्न होती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला है प्रेषक स्रोत। यह संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। यह वह व्यक्ति एवं समूह विशेष है जो अपनी भावनाओं तथा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाता है। अतः प्रेषक की संप्रेषण प्रक्रिया को आरंभ करता है। दूसरा है संकेतन एनकोडिंग। प्रेषक द्वारा जो संदेश भेजे गए हैं उन्हें प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना ही संकेतन है। तीसरा है संदेश। संदेश से तात्पर्य उन सूचना एवं विचारों से है जो प्रेषक द्वारा संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जाता है। यह मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदि किसी प्रकार का हो सकता है। चौथा है माध्यम। माध्यम वे साधन हैं जिसके द्वारा प्रेषक अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। 5वां है कूटानुवाद। किसी संदेश को अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करना ही कूटानुवाद है। 6वां है प्राप्तकर्ता। प्रेषक द्वारा प्रेषित किए गए विचार को जो व्यक्ति या समूह ग्रहण करता है उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। 7वां है प्रतिपुष्टि। यह संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति
क्रिया या प्रतिक्रिया ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। 8वां है शोर। वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है शोर प्रणाली कहलाती है।